अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अब जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, पेपर नंबर 4 है आपके LLB पार्ट 1 का। ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, इसके अंदर 2 एक्ट शामिल हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये 2 एक्ट्स मिलकर एक पेपर बनता है जिसमें 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आती है, दोनों में से आती है। उसके लिए आप अमूमन कोशिश ये करें कि पास पेपर्स ले लें और उसमें जो ऑब्जेक्टिव आई हुई है उसको तैयार कर लें, या सॉल्व ऑब्जेक्टिव्स मिलती है पास पेपर्स की, आप उसको लेकर तैयारी करें। तमाम पेपर्स के लिए वो एक अच्छी ऑप्शन है, उसी में से अमूमन रिपीट हो जाते हैं। तो 20 में से अगर 10-15 मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएं तो आप अच्छे चांसेस बन जाते हैं आपके पास होने के। 40 मार्क्स आपको एटलीस्ट पास होने के लिए चाहिए, लेकिन आपकी कोशिश हो कि 60 मार्क्स एटलीस्ट हर पेपर में आएँ, ताकि आप इजीली 45% जो परसेंटेज ज़रूरी है पास होने के लिए ओवरऑल, वो उसको अचीव कर सकें। तो इसमें 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। फिर 60 मार्क्स जो हैं वो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से, यानी कि 3 सवाल करने होते हैं आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से। 5 या 6 सवालों में से 3 सवाल करने हैं। और फिर सेल्स ऑफ गुड्स है, इसमें 2 सवाल दिए जाते हैं, 1 सवाल आपने करना होता है और वो 20 मार्क्स का आपका वहाँ से है। तो 60, 20, 80 और 20 मार्क्स ये, तो इस तरह आपके 100 मार्क्स की प्रोपोर्शन बनती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा अहम है इसके अंदर, क्योंकि 60 नंबर जो हैं, 60 मार्क्स जो हैं, उसका पेपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से आता है। हम उस वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही स्टार्ट करते हैं इसको। और ये बिल्कुल इंशाल्लाह आसान है, टॉपिक आसान हैं। आप इसको तो जो है एक बड़ा इजीली इंशाल्लाह ग्रैस्प कर सकेंगे इसके कंटेंट्स को। इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जो है हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 36 तक, ये जो पोर्शन है इसमें से 2 क्वेश्चंस आलमोस्ट हर साल जो हैं, 2 क्वेश्चन हर साल इस पहले हिस्से में से आते हैं। यानी कि 3 सवाल बनते हैं, 2 आपने करने होते हैं उनमें से, यानी इस हिस्से में से 3 सवाल अमूमन पूछता है। 2 सवाल हर साल इस हिस्से में से आते हैं। बड़ा आसान है, इंट्रोडक्टरी फेज़ है, इसमें डेफिनेशंस हैं ज़्यादातर और ज़्यादा इशू नहीं है। तो सेक्शन 1 से सेक्शन 36 जो है वो आपने फिंगर टिप्स पे याद करना, और कोशिश करें आप इसके अंदर सेक्शन को याद रखें कि कौन से सेक्शन में कौन सी डेफिनेशन है। इसे हम कहते हैं प्रोविज़न ऑफ लॉ। तो प्रोविज़न ऑफ लॉ जो है कोशिश करें कि वो आप रेलिवेंट प्रोविज़न ऑफ लॉ जो है वो दें, ताकि आसानी से आपको जो है ना अच्छे मार्क्स मिल सके। लोग एग्जामिनर जो है उसको पता चलता है कि इस बंदे ने पढ़ रखा है, इसको रेलिवेंट नॉलेज है, इसने बुक पढ़ी है, इसने बेयर एक्ट को स्टडी किया है। बेयर एक्ट कहते हैं जो सिंपल एक्ट होता है, गाइड नहीं होती। तो ये बेयर एक्ट आप काइंडली लें, बेयर एक्ट से स्टडी करें। सेक्शन 1 से सेक्शन 36 तक जो है 2 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं, और एक क्वेश्चन जो आपका 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो लास्ट पोर्शन है उसमें 3 टाइप्स हैं। पहला है इंडेमनिटी एंड गारंटी, फिर है इसमें बेलमेंट, और थर्ड है एजेंसी। ये 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इन 3 टाइप्स में से 1-2 लाजमी दिए जाते हैं, एक तो 100% आता है। तो अगर आप ये पहला सेक्शन 1 से सेक्शन 36 तक और ये 3 टाइप्स में से एक याद कर लें तो आपके 3 क्वेश्चन हर हाल में हल हो जाते हैं। इनके बेसिक कंसेप्ट्स याद करें, वो मैं इंशाल्लाह हम आगे जो नेक्स्ट पोर्शन जब डिस्कस करते हैं तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसको ईज़िली याद कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि सेक्शन 1 से सेक्शन 36 तक जो है इसको 100% आप फिंगर टिप्स पर करें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और इजीली इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट बहुत इजी हैं, आप इजीली इसको ग्रैस्प कर सकते हैं इसके कंसेप्ट को। तो हम इस सेक्शन 1 जो है बेसिकली उसके अंदर सिर्फ उसका टाइटल है कि जनाब इसका नाम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। ये 1872 में पास किया गया था और इसके अलावा कुछ नहीं है, और ये होल ऑफ पाकिस्तान पे लागू होता है। सेक्शन 2 जो है वो ज़्यादा अहम है, उसके अंदर आपकी डेफिनेशंस आती हैं। सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस हैं। ठीक है, हम इनको एक तरतीब से अगर समझें तो सबसे पहली बात ये है कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि प्रपोज़ल से मुराद ये है कि अगर आप कोई भी कारोबार करते हैं या कोई शख्स हैं, आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, कोई घर बनवाना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, आप किसी तीसरे शख्स के साथ, दूसरे शख्स के साथ बात करते हैं कि जनाब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं
मैंने घर बनवाना है अपनी ज़मीन पे। इसी तरह आपने किसी ज़मीन किसी के पास है, आप वो ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं तो आप उसे प्रपोज़ल दे रहे हैं कि जनाब मैं आपकी ज़मीन ख़रीदना चाहता हूँ, आप क्या पैसे देंगे, या मैं इतने पैसों में आपकी ज़मीन ख़रीदना चाहता हूँ। इसी तरह आप कोई कंपनी है, आप शर्ट्स बनाते हैं, आप कपड़ा ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो कॉटन फैक्ट्री है जो कपड़ा बना रही है उससे बात करते हैं कि जनाब हमें इतनी शर्ट्स के लिए इतने मीटर कपड़ा चाहिए, इस क्वालिटी का कपड़ा चाहिए, हम इतने प्राइस पे लेना चाहते हैं, आप प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये एक प्रपोज़ल है। ये प्रपोज़ल आप अगले बंदे को भेजते हैं, ठीक है। अब एक बात ज़हन में रखने की यहाँ पे ये है कि ये 1872 के अंदर बना था, तो उस दौर में सिर्फ पोस्टल सर्विस होती थी या टेलीग्राम होते थे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज भी उसी तरह डील कर रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ आज ईमेल वगैरह हैं, हमारा कुछ सिनेरियो बदल गया है, लेकिन पढ़ते हुए हमें उस चीज़ का ख्याल करना है कि ये उसी तरह की कम्युनिकेशन को अभी तक जहन में रख के चल रहे हैं। तो प्रपोज़ल भेजा जाता है। जब प्रपोज़ल भेजा जाता है अगला बंदा उसके ऊपर सोचता है कि हाँ मैं ये कपड़ा प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं ये ज़मीन बेचना चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ, अगर मैंने इसको घर बना के देना है तो मैं कितने पैसों में बना के दूँगा। तो प्रपोज़ल की फिर अगर एक्सेप्टेंस हो जाती है, ठीक है, अगर वो उसको मंजूर कर लेता है तो मामला आगे चलेगा। अगर प्रपोज़ल एक्सेप्ट ही नहीं होती तो मामला तो आगे नहीं चल सकते, ठीक है। तो वो रिजेक्शन भेज दें या कोई जवाब भी ना दे तो इसका मतलब है कि प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं हुई। लेकिन अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो सिंपल सी बात है कि हम उसे कहते हैं कि यह प्रपोज़ल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। अ प्रपोज़ल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो प्रॉमिस सिंपल सा डेफिनेशन है, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो जैसे ही प्रॉमिस बन जाता है, एक वादा हो जाता है, एक अहद हो जाता है, तो दोनों पार्टीज़ के राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो ये बहुत अहम है कि प्रॉमिस क्रिएट हो। अगर प्रॉमिस हो जाता है तो फिर ए पार्टी जो है जिसने प्रपोजल भेजा था, जो प्रपोजर था, उसके भी राइट्स हैं, उसकी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं टुवर्ड्स एक्सेप्टर, ठीक है। लेकिन प्रॉमिस बनने के बाद हम इस प्रपोजल वाले को कहते हैं ये प्रोमाइज़र है और ये प्रोमाइजी। ये नाम आपने ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है। पेपर में इसी तरह के हवाले से पूछा जाता है। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसके अंदर उन्होंने बड़ा डिटेल किस्म का क्वेश्चन दिया था। आपने क्वेश्चन में से क्वेश्चन समझ के उसको हल करना था कि क्या क्या रहा है, ये स्टेटमेंट क्या क्या रही है। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। तो इसलिए प्रोमाइज़र और प्रोमाइजी की जो टर्म है इसको ज़हन में रखना है कि वादा करने वाला जो है जिसने पहले उसको प्रपोजल भेजा था वो प्रोमाइज़र है और दूसरा जो है वो प्रोमाइजी है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि प्रॉमिस बन गया। जब प्रॉमिस बन जाता है तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पहली डेफिनेशंस में यही है कि प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या है और फिर प्रॉमिस क्या होता है। इसके बाद जो बात आती है प्रॉमिस के बाद, जब प्रॉमिस हो जाएगा तो उसके नतीजे में कोई ना कोई काम किया जाएगा। जब प्रॉमिस कर लिया जाता है उसके नतीजे में कोई चीज़ परफॉर्म की जाती है। आप घर बनाएंगे, वो कहता है हाँ जी बनाऊंगा। परफॉर्मेंस में घर बन रहा है। आपने किसी गुलूकार से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपने कंसर्ट करने हैं, वो कंसर्ट में परफॉर्म करेगा आगे। तो जो ये परफॉर्मेंस है, आपने कोई चीज़ खरीदी है, आप उसके बदले में पैसे देते हैं, पैसे देना भी एक परफॉर्मेंस है। तो जो भी परफॉर्मेंस की जाती है इन रिज़ल्ट ऑफ दैट प्रॉमिस, उसे हम कहते हैं ये कंसिडरेशन है, ठीक है। प्रॉमिस, इसके रिज़ल्ट में क्या हो, प्लस का हम क्या आएगा, कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन क्या है बेसिकली कि जब प्रोमाइज़र के कहने पे प्रोमाइजी, ठीक है, वो या उसके बिहाफ पे कोई भी शख्स, यानी कि एक शख्स है उसका एजेंट भी उसके बिहाफ पे काम कर सकता है, उसकी पूरी कंपनी भी उसके बिहाफ पे काम कर सकती है। तो प्रोमाइज़र के कहने पे जब कोई प्रोमाइजी कोई काम करता है, ठीक है, फिर जो हमारा लॉ है वो हमेशा पूरी कंप्लीट डेफिनेशन देता है कि कोई चीज़ उससे बाहर ना चली जाए। तो इसमें तीनों ज़मानों का ख्याल किया गया है। सेक्शन 2D को अगर आप स्टडी करें, जो कंसिडरेशन को डिफाइन कर रहा है, वो यही बताता है कि जब प्रोमाइज़र के कहने पर, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमाइज़र, द प्रोमाइजी और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ, कि प्रोमाइजी की बिहाफ पर, ठीक है, डज समथिंग, डन समथिंग, ठीक है, कुछ करता है या कर चुका है, या प्रॉमिस टू डू समथिंग, या कुछ करने का वादा करता है। तीनों ज़मानों को उसने कैटर किया है।
फिर हम ये देखते हैं कि जो वादा वईद है वो कुछ करने या ना करने के हवाले से भी होता है कि आप ये काम करने से रुक जाएं। जैसे आपने किसी शख्स से पैसे लिए, वो कहता है जी अब आपके ख़िलाफ़ मैं केस करूँगा। आप उसे वादा करते हैं कि मैं इकरारनामा लिख देता हूँ कि मैं आपको 2 माह में पैसे दे दूँगा, आप मेरे ख़िलाफ़ केस ना करें। तो अब नॉट टू डू का वादा हो रहा है कि आप अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, करने से रुक जाएँ। अब्सटेन का मतलब है रुकना, कि वो हैज़ डन समथिंग और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या प्रॉमिस टू डू समथिंग और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कि प्रॉमिस करता है कि मैं नहीं करूँगा। तो ये तीनों ज़मानों को भी सामने रखा उसने, फिर करने या ना करने को सामने रखा। वो कहते हैं जो सच एक्ट है, इसके नतीजे में जो एक्ट परफॉर्म होगा, वो परफॉर्मेंस जो है वो बेसिकली क्या है, कंसिडरेशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये क्यों अहम है? क्योंकि परफॉर्मेंस होनी ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर कुछ नहीं हो रहा तो उस कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा कोई नहीं है, ला यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, कोई वैलिडिटी नहीं है। तो प्रॉमिस और कंसिडरेशन जब मिलते हैं तो एक एग्रीमेंट बनता है, यानी कि प्रपोजल से मामला चला, एक्सेप्ट हुआ, प्रपोजल एक्सेप्ट हुई, प्रॉमिस बना, उसके अंदर फिर कंसिडरेशन ऐड हो गई कि उसके नतीजे में क्या काम होगा। अगर सेल परचेज़ हो रही है, पैसे दिए जाएंगे, सामान की डिलीवरी दी जाएगी। हम दुकानदार के पास जाके कहते हैं 10 रुपये लें, बॉल पॉइंट दे दें। 10 रुपये देना और बॉल पॉइंट लेना, ये भी एक प्रॉमिस के नतीजे में होने वाली परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो अगर प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन ऐड हो जाए तो हम कहते हैं कि एक वैलिड एग्रीमेंट बन गया। ठीक है, अब ये एग्रीमेंट बन गया, ज़रूरी नहीं है कि हर एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो। ठीक है, तो एग्रीमेंट में अगर एक चीज़ उसकी पॉसिबिलिटी आ जाए कि ये जो परफॉर्मेंस होनी है ये पॉसिबल भी है। ठीक है, अगर परफॉर्मेंस पॉसिबल हो और लीगल हो, यानी कि आपने किसी को मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, बल्कि वो अगर किसी को पता चल जाए कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आपको जेल भी हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए और लीगल भी होना चाहिए। पॉसिबिलिटी से मुराद हम आसान एग्जांपल में याद रखने के लिए कहेंगे, ये जो हम सुनते रहे हैं कि जनाब आपके लिए फ़लाने काम कर देंगे, ये चांद तारे तोड़ लाने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट की कोई कानूनी हैसियत नहीं रखता है। क्यों? कि पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट के साथ ज़रूरी है कि जब वो पॉसिबल और लीगल हो तो फिर हम कहेंगे कि ये अब एनफोर्सेबल बाय लॉ है। एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब कि कोर्ट में अगर आप मामला लेके जाएं कि जनाब हमारा मुआहदा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसकी परफॉर्मेंस ये शख्स नहीं कर रहा, मैंने इसे 20,000 रुपया दिया है, मुझे ये सामान बना के नहीं दे रहा, तो अदालत में आप जाके कहेंगे कि हमारा वो पॉसिबल भी है उसके लिए सामान बना के देना, और जो सामान उसने मुझे बना के देना है वो लीगल है, कोई उसने मुझे कोई नशावर चीज़ बना के नहीं देनी, मुझे फर्नीचर बना के देना है जिसको लीगली मैं परचेज़ भी कर सकता हूँ। तो पॉसिबिलिटी भी हो और लीगैलिटी भी हो तो हम कह सकते हैं कि ये अब अदालत उस दूसरे शख्स को एनफोर्स कर सकती है कि जनाब आप इसको ये चीज़ बना के दें, आपने पैसे लिए हैं। तो अगर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो हम उसे कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, प्रॉमिस जो है वो कंसिडरेशन के साथ मिलके एग्रीमेंट बना, और एग्रीमेंट में अगर पॉसिबिलिटी और लीगैलिटी दोनों चीज़ें मौजूद हों तो फिर हम कहते हैं कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी यही है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो हम उसे कहते हैं ये वॉइड एग्रीमेंट है, कालअदम एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जिसको कोई भी लागू नहीं करवा सकता। तो वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है कि वॉइड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बनेगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो इट मीन्स कि वो वैलिड एग्रीमेंट था, वो पॉसिबल भी था और लीगल भी था। तो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम प्रॉमिस से कॉन्ट्रैक्ट तक की कहानी जो है उस वो कंसिडरेशन से होती हुई एग्रीमेंट, पॉसिबिलिटी और लीगैलिटी के साथ दो इंग्रेडिएंट अगर उसमें ऐड हो जाएं तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये एग्रीमेंट जो है अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। तो इसके अंदर जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक डेफिनेशन होगी कॉन्ट्रैक्ट की, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। दूसरी डेफिनेशन है वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट दैट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, फिर तीसरी डेफिनेशन इसके अंदर आपको मिलेगी वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखें वॉइड का मतलब है काल अदम, जिसको ख़त्म किया जा सके,
जो काबिल अमल ना हो, और एबल काबिल होना, ठीक है। तो कालअदम होने के काबिल होना, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ उस वक्त तो ठीक था, लेकिन बाद में एक पार्टी को पता चला कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, धोखाधड़ी से मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, या ज़ोर ज़बरदस्ती मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो अदालत चली जाती है और वो वहाँ साबित कर देती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है, आज़ादाना रज़ाबंदी शामिल नहीं थी, या धोखाधड़ी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया, बेवकूफ़ बनाया गया है, डरा धमका के जालसाजी के साथ करवाया गया है, तो उसको वो एक पार्टी जो है वो वॉइड करवा सकती है अदालत से। तो ऐसे एग्री कॉन्ट्रैक्ट्स जो वॉइडेबल हों एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज़ हैं उसमें से कोई एक पार्टी जाती है अदालत और उसको वॉइड करवा सकती है, तो उसे कहते हैं कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। यानी कि पहले एक वॉइड एग्रीमेंट जो कभी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनता, उसमें वो पॉसिबल नहीं है या वो लीगल नहीं है। फिर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट दैट इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ कॉन्ट्रैक्ट। फिर वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी पार्टी को पता चले कि मेरे से ज़्यादती हो रही है तो वो अदालत जाए और साबित करे कि जनाब ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था लेकिन इसने मेरे से धोखा दिया है, मुझे जालसाजी की है, तो उसे वो कहेंगे कि ये वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट है, इसको वॉइड किया जा सकता है। और तीसरी आखिरी डेफिनेशन इसके अंदर एक है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया? जब कॉन्ट्रैक्ट बना तो इट मीन्स हमें ये पता चल गया कि ये वैलिड था, वैलिड एग्रीमेंट था, ये पॉसिबल भी था और लीगल भी था। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तब होता है कि जब किसी कानूनी तब्दीली की वजह से, कानून में आने वाली कोई तब्दीली की वजह से, हालात में आने वाली कोई तब्दीली की वजह से अब उस कॉन्ट्रैक्ट पे अमल करना मुमकिन नहीं रहा, यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई है या लीगैलिटी ख़त्म हो गई है। तो उस सूरत में हम कहेंगे कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वैलिड नहीं है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो अब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट that ceases to be enforceable by law is void contract, ठीक है। कि अब वो काबिल नहीं रहा कि उस पर अमल किया जा सके। जैसे हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने कंपनी, कोई कंपनी है वो केमिकल बनाने वाली कंपनी से कोई एक्स केमिकल ख़रीदती है और वो उनसे 2 साल का मुआहदा कर लेते हैं कि 2 साल तक जो है आप ये केमिकल हमें सेल करेंगे, लेकिन साल के बाद हुकूमत जो है उस केमिकल की सेल पर ही पाबंदी लगा देती है। जैसे किसी दौर में डोर बनती थी, पतंगें बनती थीं, अचानक फैसला किया गया कि आज के बाद ना डोर बनाने पे भी पाबंदी और पतंग बनाने पे पाबंदी। तो अब जिन्होंने बना रखी थी और मुआहदा था कि वे लाहौर से कराची जाएगी, 2 साल का मुआहदा हुआ था, अब वो जब कानून बन गया तो अब वो डोर और पतंग उसको सेल नहीं कर सकते, वहाँ नहीं सप्लाई कर सकते। वो केमिकल जिसको बंद कर दिया गया, जिसकी सेल परचेज़ को वो नहीं बेचा जा सकता, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब वो सीजेस टू बी एनफोर्सेबल है, अब कानून उसे एनफोर्स नहीं करवा सकता, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब आप डेफिनेशंस को पढ़ेंगे तो उसमें यही डेफिनेशन है, प्रपोजल क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है। प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो प्रॉमिस बन जाता है, प्रॉमिस के नतीजे में कोई काम होना है उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। कंसिडरेशन जब पॉसिबल और लीगल हो तो वो एक वैलिड एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट के अंदर ये दोनों चीज़ें पाई जाएँ तो हम उसे कहते हैं कि ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है और ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट सिंपल वादा या मुआहदा जो है वो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि वो कंसिडरेशन भी रखता हो, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, और पॉसिबल और लीगल भी हो वो कंसिडरेशन, तब जाके वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट दैट इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो है जो एक पार्टी के कहने पर, एक पार्टी की ख्वाहिश पर अदालत में अगर वो प्रूफ कर दे कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई है, धोखाधड़ी की गई है, तो वॉइड एबल है, अदालत उसे वॉइड कर सकती है। और एक है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के जो अदालत, जिसको अदालत की ज़रूरत नहीं, जब वो कानूनी तब्दीली की वजह से, या फ़र्ज़ करें कोई सिंगर था उसके साथ मुआहदा किया था 10 कंसर्ट करने हैं, 2 कंसर्ट के बाद वो मर जाता है या उसका ऐसी चोट लग जाती है कि उसका गला काम करना छोड़ देता है, तो अब वो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब इस पर अमल दरामद ही नहीं हो सकता। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये डेफिनेशन जो हैं इसमें से अमूमन 5-5 नंबर के पोर्शन आ जाते हैं।
पूरा पूछ सकता है। ये डेफिनेशन बहुत अहम है, आगे यही इस्तेमाल होने वाली हैं, तो इसको काइंडली सेक्शन 2 जो है बड़ा केयरफुली आप पढ़ लें, और इसमें यही कुछ है, इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई ज़्यादा डिटेल भी नहीं है। तो इसके अंदर एग्जांपल पर्सनल आप डाल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। बस ख्याल ये रखें कि इसको प्रॉपर उसके सेक्शंस के साथ मुतारिफ़ कराएं। सेक्शन 2 के अंदर ये सारी डेफिनेशंस हैं, तो ये आपका पूरा एक डेफिनेशंस का पोर्शन तैयार हो जाएगा। इससे आगे जो है वो हम कम्युनिकेशन को स्टडी करेंगे।